तो आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर। प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है? देखिए, जहां फ्लावर बनना होता है वहां क्या होता है, जैसे ये स्टेम है, स्टेम पे पाया जाता है सैम, यानी सूट एपिकल मेरिस्टेम। ये है सूट एपिकल मेरिस्टेम। जैसे ही पत्तियों पे लाइट पड़ती है तो यहां पर एक हार्मोन बनता है फ्लोरिजन, और ये फ्लोरिजन हार्मोन बन करके कहां चला जाता है? सैम पर। सैम क्या करता है? ये बदल जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। और फ्लोरल मेरिस्टेम ही आगे चल के क्या बना देता है? फ्लावर। यानी हम कह सकते हैं कि फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट टिप। फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट टिप या कंडेंस स्टेम। फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट टिप या कंडेंस स्टेम, ये कह सकते हैं। वही यहां पे लिखा हुआ है, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन, much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place। मतलब फ्लावर बनने से पहले क्या हो जाता है? डिसीजन हो जाता है कहां फ्लावर बनेगा। इसमें क्या होते हैं? दो तरह के चेंज आते हैं, हार्मोनल चेंज और स्ट्रक्चरल चेंज। अभी आपने देखा फ्लोरिजन नाम का हार्मोन बना, कहां पे? टिप पे, और इसी वजह से स्ट्रक्चर में बदलाव आया। इसी वजह से क्या हो गया है? डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट। किसका डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट हो गया? फ्लोरल प्रिमोर्डिया का। फ्लोरल प्रिमोर्डिया मतलब जहां फ्लावर बनना था उस जगह का। इन्फ्लोरेसेंस इज फॉर्म्ड व्हिच आर फ्लोरल बड एंड देन द फ्लावर। यानी उन्होंने बोला इन्फ्लोरेसेंस बन गया और फ्लोरल बड बनी और फिर फ्लावर बन गया। ठीक है। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंडोसियम होता है। फ्लावर के अंदर क्या क्या होता है? मेल को क्या बोलते हैं? एंडोसियम। फीमेल को क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। ये डेवलप कर गया। और एंडोसियम जो होता है ये बना होता है स्टेमेंस का। एंडोसियम किसका बना होता है? स्टेमेंस का। और गाइनोसियम और मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। गाइनोसियम जो होता है वो कार्पेल का बना होता है, कार्पेल, और उसे बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी फ्लावर में मेल और फीमेल का होना बहुत जरूरी है। अब यहां से रियली में स्टार्ट होता है टॉपिक। सबसे पहले स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स। इन्होंने बोला कि दो पार्ट होते हैं किसी भी स्टेमन में। देखो, मेल की यूनिट को स्टेमन कहते हैं। अब मेल की यूनिट को स्टेमन कहते हैं जिसका स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है। इसका ये पार्ट जो होता है नीचे वाला, ये कहलाता है कैसा? प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल पास वाला। और ये कहलाता है डिस्टल पार्ट। तो प्रॉक्सिमल पार्ट जुड़ा होता है थैलमस पे, या तो थैलमस पे या तो पेटल से जुड़ा होता है। और ये जो होता है ये जुड़ा होता है एंथर से। और एंथर डाइथीकस होता है, यानी दो थीका का बना होता है, और दो थीका को बोलते हैं डाइथीकस। ठीक है। और इसमें दो लोब होते हैं, दो लोब पाए जाते हैं, जबकि मालवेसी में एक ही लोब पाया जाता है, इसलिए उसे मोनोथीकस कहते हैं, मोनोथीकस। तो देखिए, मेल की यूनिट को स्टेमन कहते हैं। कह रहा है स्टेमन जो होता है उसमें दो भाग होते हैं। एक होता है एक लंबा सा और पतला सा स्टाक जिसे बोलते हैं फिलामेंट, और ये रहा फिलामेंट। और ये रहा फूला हुआ स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं एंथर। एंथर। तो दो भाग हो गए। प्रॉक्सिमल एंड यानी नीचे वाला एंड। नीचे वाला एंड फिलामेंट का अटैच होता है या तो थैलमस से या तो फिर कहां से? पेटल से। देखो, अगर थैलमस से अटैच हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर पेटल से अटैच हुआ तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपीपेटाइलस कंडीशन। और ऐसा किस फैमिली में होता है? एपीपेटाइलस कंडीशन एमएससी में होता है। एमएससी, मालवेसी, सोलेनेसी और कंपोजिटी। मालवेसी का कोई नया नाम नहीं है, सोलेनेसी का भी कोई नया नाम नहीं, इसका नाम है एस्ट्रेसी। और नंबर और लेंथ ऑफ स्टेमन वेरी करता रहता है फ्लावर टू फ्लावर, स्पीसीज टू स्पीसीज। यानी नंबर और जो लेंथ है वो वेरिएबल होती है फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। कह रहा अगर हम लोग 10 फ्लावर कलेक्ट करें तो सब में नंबर और उसकी जो लेंथ है वो वेरिएबल मिलेगी। यानी वेरिएशन इन द साइज सीन इन द नेचर
और कह रहा है केयरफुल ऑब्जर्व ऑफ द सच स्टेमन अंडर द डिसेक्टिंग द माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग द नीट डायग्राम। कह रहा है आप उसको डिसेक्ट करके एक डायग्राम बना सकते हो। अब देखिए इन्होंने बोला टिपिकल एंथर, टिपिकल का मतलब नॉर्मल, कॉमनली एंथर बाई लोब्ड होता है, किसमें यूनी लोब्ड होता है, मालवेसी में। तो एक लोब होता है मालवेसी में और बाकी में होता है दो लोब, ठीक है। और कैसा होता है, दो थीका होता है। देखो ईच लोब हैज टू थीका, यहाँ ईच लोब हैज टू थीका और मालवेसी में ईच लोब हैज वन थीका, ठीक है। तो यहां बोलते हैं डाइथीकस और मालवेसी में बोलते हैं मोनोथीकस। जब इसका लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप देखेंगे तो आपको पता चलेगा दोनों थीका ऐसे लगे होते हैं, ऐसे, यानी एक लोब ऐसे और दो थीका है उसमें, जबकि मोनोथीकस का मतलब होता है एक लोब है और उसमें एक ही थीका है, ठीक है। ऐसा मालवेसी में होता है, इसमें डाइथीकस होता है। और कह रहा है अगर हम लोग बाई लोब्ड नेचर ऑफ एंथर की बात करें तो वो बहुत क्लियर दिखाई पड़ता है जब हम उसका टीएस काट के देखेंगे। आपको पता है कि एनाटॉमी हमेशा टीएस काट के ही दिखती है, तो टीएस काटेंगे तो उसकी एनाटॉमी क्लियर हो जाएगी। और जब आप देखोगे तो आपको चार साइड पे उभरा हुआ दिखाई पड़ेगा, इधर ऐसे, ऐसे और ऐसे, चार साइड उभरा हुआ दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या होता है, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। देखिए क्या लिखा हुआ, देयर इज एंथर ऑफ फोर साइडेड स्ट्रक्चर दैट इज टेट्रागोनल, और इसमें चार माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी एक कॉर्नर पे एक माइक्रोस्पोरेंजियम। ये देखो दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चार माइक्रोस्पोरेंजियम होगा और हर एक लोब में दो होता है, यानी इधर ऐसे बांट दे तो एक लोब में दो, तो दो लोब में चार। कह रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया ही आगे चल के बदल जाएगा किसमें, पॉलन सैक में। माइक्रोस्पोरेंजिया ही आगे किसमें बदल जाएगा, पॉलन सैक में। तो माइक्रोस्पोरेंजिया का दूसरा नाम पॉलन सैक। और कह रहा है इसके अंदर, जैसे मान लो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर लंबाई में पॉलन ग्रेन ऐसे भरे होते हैं, पूरी लेंथ वाइज पैक होते हैं। क्या लिखा हुआ है, दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर एंड पैक्ड विद पॉलन ग्रेन, यानी पूरी लंबाई में पॉलन ग्रेन भरे रहते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, जब हम इसका टीएस काटेंगे तो आपको दिखेगा कि सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस, उसके बाद क्या है, उसके बाद होगा एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर उसका टैपिटम, और उसके बाद होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। और यहां पर भी पहले होमोजेनस सेल होती है, ये होमोजेनस सेल कहलाती है क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो सबसे बाहर क्या है, लिखा है कि जब आप इसका कॉर्नर देखोगे तो सर्कुलर दिखाई पड़ेगा, मतलब हर एक कोना सर्कुलर दिखाई पड़ता है। और इसमें चार वॉल लेयर होती है, चार वॉल लेयर कौन सी होती है, सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर्स और फिर टैपिटम। देखो बाहर की तीन लेयर, यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीन लेयर हो गई ना। तीन लेयर का दो काम है, एक तो प्रोटेक्शन और एक डेहिसेंस, एक प्रोटेक्शन और एक डेहिसेंस, यानी इसको रप्चर करने में मदद करना। अंदर वाली लेयर का नाम है टैपिटम, टैपिटम। और टैपिटम क्या करती है, पॉलन ग्रेन को नरिश करती है, नरिश द पॉलन ग्रेन। सेल ऑफ द टैपिटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म, यानी टैपिटम के सेल में साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है और इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपिटल सेल कुड बिकम्स बाइन्यूक्लिएटेड, मतलब एक न्यूक्लियस से कैसे न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बनेगा। तो आंसर आएगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन द्वारा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ता चला जाता है। और अभी मैंने आपको बोला कि अंदर यहाँ होमोजेनस सेल का बंच होता है, होमोजेनस सेल के बंच को बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। देखो लिखा है जब एंथर नया होता है, यानी यंग होता है, जब एंथर यंग होता है तो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू, इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, occupied in the center part of the microsporangium, यानी स्पोरोजिनस टिश्यू जनरली सेंटर में देखने को मिलता है, यानी यहाँ सेंटर में, ये इस जगह पे देखने को मिलता है। अब इन्होंने क्या बोला, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है। देखो अंदर था माइक्रोस्पोर मदर सेल, नहीं पहले अंदर था स्पोरोजिनस टिश्यू, अंदर क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू। और स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है ये 2n होता है, और उसके बाद स्पोरोजिनस, देखो कहीं भी स्पोरो वर्ड आ जाए तो 2n, तो स्पोरोजिनस टिश्यू 2n था। इसी से बनती है माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन ग्रेन मदर सेल। हमेशा बोला है मदर सेल होगी तो वो भी 2n होगी।
अब इसमें करा दीजिए रिडक्शन, डिवीजन या मियोसिस, तो क्या बन जाएंगे, बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे। ये स्पोर छोटे छोटे स्पोर बनेंगे, इन स्पोर को बोलेंगे माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर आगे चल के इन्हीं को बोलते हैं पॉलन ग्रेन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है एंथर डेवलप करता है तो सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, उसमें मियोटिक डिवीजन हो जाता है और वही बनाती है माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी एक के स्पोर की बात कर रहा है तो एक से चार बनेंगे और चार के बंच को बोलते हैं टेट्राड। और चूंकि इसमें मियोसिस हो गई तो पोलैरिटी कैसी होगी, n की टू n, तो n हो जाएगी। ये वही स्ट्रक्चर दिया जो अभी मैंने आपको बताया है। अब बोल रहे हैं हर एक सेल जो होती है स्पोरोजिनस टिश्यू की, वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है, मतलब हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू एक से चार बनेगा। एक से कितने बनेंगे, चार। और लिखा है हर एक पोटेंशियल पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगा, यानी एक स्पोरोजिनस टिश्यू से एक पॉलन ग्रेन मदर सेल बनती है। और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर from a pollen grain mother cell is known by the meiosis is known as microsporogenesis। मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार पॉलन ग्रेन का बनना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर जब बनता है तो वो चार के झुंड में बनता है और चार के झुंड को बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर कह रहा है जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है तो वहां से पानी लॉस हो जाता है, पानी लॉस होने से माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हर एक माइक्रोस्पोर अब क्या कहलाता है, यानी जब पॉलन ग्रेन जब एंथर मैच्योर होता है तो पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। एंथर जब मैच्योर होगा तब पॉलन ग्रेन बनेंगे क्योंकि तभी डिहाइड्रेशन होता है। अब क्या बोला गया, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों माइक्रोस्पोर्स बनते हैं या पॉलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है, और रिलीज होते हैं कब, जब एंथर फटता है तब। यानी पॉलन ग्रेन कितने की संख्या में बनते हैं, हजारों की संख्या में। अब पॉलन ग्रेन के बारे में बोल रहा है, देखो पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर से बना था, माइक्रोस्पोर ही आगे चल के क्या कहलाता है, पॉलन ग्रेन, तो वो भी एन हुआ। अब ये माइटोटिक डिवीजन करेगा, जब माइटोटिक डिवीजन करेगा तो एक से दो सेल बन जाएगा, एक बड़ी सेल एक छोटी सेल। बड़ी सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, छोटी सेल को बोलते हैं जनरेटिव सेल। फिर जनरेटिव सेल में फिर एक माइटोटिक डिवीजन हो जाता है तो दो मेल गैमेट बनते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा डबल फर्टिलाइजेशन होने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। आपको पता है अगर कोई चीज एन हो तो गैमेटोफाइट, तो देखो गैमेटोफाइट बनेगा। और कह रहा है आपने कोई भी एंथर को टच किया, मान लो आपने हिबिस्कस के एंथर को, हिबिस्कस यानी गुड़हल, गुड़हल के एंथर को टच किया आपने, फिर आपके हाथ पे येलो येलो कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, तो ये कुछ और नहीं है, ये है पॉलन ग्रेन। अब कह रहा है अब इसको पानी इस पर छिड़किए तो सारे आपके ग्लास स्लाइड पे आ जाएंगे और उसके बाद माइक्रोस्पोर से ऑब्जर्व करिए तो आपको पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। ये सब पॉलन ग्रेन है, सब में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के पाए जा रहे हैं। पॉलन ग्रेन डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट शेप कलर डिजाइन के हो सकते हैं, ठीक है, और वो भी स्पीसीज टू स्पीसीज बदलते रहते हैं। अब पॉलन ग्रेन्स जनरली कैसे होते हैं, स्फेरिकल, जनरली कैसे होते हैं स्फेरिकल, और इनका डायमीटर कितना होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। तो जनरली स्फेरिकल होते हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है और दो लेयर होती है इसमें, एक एक्साइन और एक एंटाइन। तो बाहर वाली लेयर, और ये बनी होती है दुनिया के सबसे रेजिस्टिव सब्सटेंस की। दुनिया का सबसे रेजिस्टिव सब्सटेंस क्या है, स्पोरोपोलिन लिखा है, मोस्ट रेजिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये फैटी सब्सटेंस होता है, तभी तो उसमें पानी वगैरह का कोई असर नहीं होता है। ये हाई टेम्परेचर और हाई एसिड यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को झेल लेती है। अब तक दुनिया में कोई एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिन को नष्ट कर सके, लिखा है ना, नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन, यानी अब तक कोई एंजाइम नहीं है जो इसको नष्ट कर सके। अब जो पॉलन ग्रेन होता है, मान लो ये पॉलन ग्रेन है, अब इस पॉलन ग्रेन में यहाँ एक हल्का सा अपर्चर होता है, इस अपर्चर को बोलते हैं क्या, जर्म पोर, और जर्म पोर पर स्पोरोपोलिन कभी नहीं पाया जाता है और यहीं से पॉलन ट्यूब बाहर आती है, यहीं से पॉलन ट्यूब बाहर आती है।
pollen grain are well preserved as fossil because of presence of sporopollen, और इसीलिए pollen grain के फॉसिल बनने का चांस सबसे ज्यादा है। पॉलन ग्रेन सबसे बेस्ट फॉसिल के रूप में वो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैलिनो फॉसिल। और लिखा है इसका जो एग्जाइन होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन शो करता है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न या डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन शो करता है। और कह रहा है जर्म पोर का काम क्या है, पॉलन ग्रेन हार्ड क्यों होती है, पॉलन ग्रेन के हार्ड होने से क्या फायदा होगा कि पॉलन ग्रेन जब हार्ड होता है तो उससे क्या होगा कि पॉलन ग्रेन नष्ट नहीं होगा कई साल तक। और जर्म पोर का काम क्या होता है, जर्म पोर का काम होता है कि पॉलन ट्यूब को बाहर लाना, पॉलन ट्यूब को बाहर लाना। अच्छा, अंदर वाली जो दीवार होती है उसको एक्साइन का उल्टा मिंटाइन कहते हैं, और वो पतला होता है, बाहर वाला मोटा था, ये पतला, बाहर वाला डिसकंटिन्यूअस था क्योंकि वहां जर्म पोर पाया जा रहा था, अंदर वाला कॉन्टिन्यूअस है और वो बना होगा सेल्यूलोज और पैक्टिन का, सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। अच्छा, साइटोप्लाज्म जो होता है पॉलन ग्रेन का उसको घेरे रखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन घेरे रखता है। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उसके अंदर दो सेल थी, आपको अभी बताया, बड़ी वाली का नाम था वेजिटेटिव सेल, छोटी वाली का नाम है जनरेटिव सेल, यानी वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। देखो वेजिटेटिव सेल हमेशा बड़ी होती है, बिगर होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा खाना होता है, क्लियर, और उसका जो न्यूक्लियस होता है लार्ज और इरेगुलर शेप होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। जबकि जनरेटिव सेल छोटी होती है और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। क्या लिखा हुआ है, जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो कौन सी सेल बड़ी हुई, कौन सी सेल छोटी होती है, किसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, किसमें इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, वेजिटेटिव सेल। अच्छा, जनरेटिव सेल में वेजिटेटिव तैरती है कि वेजिटेटिव में जनरेटिव तैरती है, और इसका शेप होता है स्पिंडल शेप, यानी कौन सी सेल स्पिंडल शेप की होती है, और इनका भी साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इनका भी साइटोप्लाज्म डेंस होता है, ठीक है, और एक न्यूक्लियस होता है। करीब 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन दो सेल के स्टेज में निकलता है, यानी एक वेजिटेटिव और जनरेटिव, जबकि बाकी 40% में जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाता है माइटोटिकली और उससे दो मेल गैमेट बन जाते हैं, यानी टोटल सेल कितनी हो गई 3। बताओ 40% में और बाकी 60% में दो सेल होती है। पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज की सम स्पीसीज क्या करता है, सीवियर एलर्जी कॉज कर देता है, ठीक है, एंड ब्रोंकाई एप्लीकेशंस कॉज कर देता है, यानी ब्रोंकाई की समस्याएं कॉज कर देता है। और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा कि नॉर्मल, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाएगा, जैसे नाम दिया है, दमा यानी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा वगैरह, इसमें लिखा नहीं है सिट्रा। और बोला गया है पार्थिनियम नाम का एक पौधा होता है जिसको कांग्रेस ग्रास कहते हैं, कांग्रेस ग्रास को गाजर घास कहते हैं, और ये इंडिया में आ गया था हम जब गेहूं हमने इंपोर्ट कराया था, कब, आजादी के बाद, आजादी के बाद जब हमने गेहूं इंपोर्ट कराया तो ये इंडिया में आ गया था। अच्छा, इंडिया में आने के बाद जब हमने गेहूं को खेतों में उगाया यानी बीज बना करके, तो उसके साथ ये भी उग गए, इतने ज्यादा उग गए कि पूरे हर जगह फैल गए, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी उग जाते हैं, मतलब समझिए खरपतवार है, वीड है, वीड, और वीड जानते हो खरपतवार कितनी जल्दी जल्दी उगता है, ग्रो करता है। और ये यूबिक्विटस होते हैं, यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी, हर जगह फैल जाते हैं, और इन्होंने इतने ज्यादा ये फैल गए, इन्होंने जब पॉलन ग्रेन बनाया तो उससे पॉलन एलर्जी होने लगी, पॉलन एलर्जी। तो पॉलन एलर्जी किससे हुई, और इसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि कांग्रेस के समय में इंपोर्ट कराया गया था गेहूं। देखिए पॉलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट रिच होता है, और ये आजकल फैशन बन गया है क्या कि कई कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में पॉलन टैबलेट और पॉलन सिरप लिया जा रहा है, पॉलन टैबलेट और पॉलन सिरप लिया जा रहा है, ये लिखा है। कई सारी वेस्टर्न कंट्री यानी यूरोपियन कंट्री में क्या टैबलेट या सिरप लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, सुपर फूड माना जाता है इन्हें, और ये आजकल मार्केट में अवेलेबल है। और पॉलन ग्रेन कंजप्शन को क्लेम किया जा रहा है किसकी, एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ाने को या फिर रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस बढ़ाने को। जैसे ये देखिए पॉलन क्रीम है, पॉलन एनर्जी शेक है, ये पॉलन सिरप है,
ठीक है ना। ये बी पॉलन के टैबलेट्स हैं, ये भी बी पॉलन के टैबलेट्स हैं, इसमें स्ट्रिप में है। जब पॉलन ग्रेन एक बार निकल जाते हैं अपने वहां से माइक्रोस्पोर से, तो पॉलन ग्रेन्स हैव लैंड ऑन द स्टिग्मा, यानी वो लैंड करते हैं स्टिग्मा पर बिफोर दे लूज वाइबिलिटी, यानी पॉलन ग्रेन अपनी वाइबिलिटी को खत्म करने से पहले, यानी मरने से पहले स्टिग्मा तक आ जाने चाहिए, क्योंकि अगर स्टिग्मा पे नहीं आएंगे तो मर जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है, इसीलिए उनको उसके पहले आना चाहिए। तो पॉलन ग्रेन रिटेन वाइबिलिटी कितने दिन तक वाइबिलिटी रिटेन रखते हैं? आंसर आएगा काफी वेरिएबल है, हर प्रजाति में वेरिएबल होती है, ठीक है, डिपेंड करता है इस पर प्रीवेलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। बताइए वाइबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड वाइबिलिटी। कुछ अनाजों में जैसे चावल और गेहूं में पॉलन ग्रेन वाइबिलिटी लूज कर देता है 30 मिनट्स यानी आधे घंटे में, जब रिलीज होता है उसके आधे घंटे में मर जाता है। जबकि एसएलआर का मतलब हो गया सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी, इसमें मंथ्स तक मरते हैं। उसके बाद आपने सुना होगा स्टोरिंग सीमेन या स्पर्म ऑफ एनिमल, और उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम लोग यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को भी उसी तरह -196 डिग्री टेम्परेचर तक क्या किया जाएगा? स्टोर। और इसको -196 तक टेम्परेचर तक स्टोर करने को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलेंगे? क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन द्वारा ही इसको स्टोर करते हैं, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर है। -196 डिग्री किसका टेम्परेचर है? लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर है। अब आते हैं पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक। ये बात हमने आपको जिम्नोस्पर्म में बताई थी कि मेगास्पोरेंजियम इज आल्सो नोन एज ओवम, ओव्यूल। तो गायनोसियम जो होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एफएसओ फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। और गायनोसियम जो होता है उसमें 3 भाग होते हैं, ठीक है। देखो कैसे 3 भाग होते हैं। एक होता है सबसे ऊपर वाला भाग, ये होता है ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, और ये होता है फूला हुआ भाग, ये होता है ओवरी, और ये टिका होता है सब किस पर? उस पर रिसेप्टिकल पर, यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा का काम होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, या फिर रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन, और यहां से पॉलन ट्यूब अंदर आती है, और यहां पर होता है ओव्यूल, और यहाँ होता है कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, और ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। देखो अगर कार्पल के नंबर 1 है तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पलेरी, और अगर ज्यादा है तो उसको बोलते हैं मल्टीकार्पलेरी। अगर मल्टीकार्पलेरी तो फिर 2 केस बनेंगे, या तो सारे फ्री होंगे या तो सारे फ्यूज्ड होंगे। अगर सारे फ्री हैं तो एपोकार्पलेरी, सारे फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस। एपोकार्पस, सिनकार्पस। एपोकार्पस का 2 उदाहरण बताइए। लार, LAR, L फॉर लोटस, A फॉर एपोकार्पस, R फॉर रोज। अच्छा, और उसका मस्त देखो, एक का फॉर्मूला है लार, लोटस और रोज एपोकार्पस, और मस्त यानी मस्टर्ड और टोमेटो इज द एग्जांपल ऑफ सिनकार्पस। ये 11th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और यहां पे भी दिया हुआ है। यहां पर भी 2 उदाहरण दिए हुए हैं। देखो यहां का उदाहरण है मम्मी संग, अभी दिया राइट पेज पे, पापा और मैम, यानी मल्टीकार्पलेरी सिनकार्पस कंडीशन पैपेवर में होगा, और मल्टीकार्पलेरी एपोकार्पस कंडीशन माइकेलिया में होगा। माइकेलिया यानी तो एक होगा तो मोनोकार्पलेरी, कई सारे होंगे तो मल्टीकार्पलेरी। अगर सारे फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस, और अगर फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे मान लो 2 हैं ब्रैकेट में लिखेंगे, और अगर फ्री हैं तो ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, इसे बोलते हैं एपोकार्पस। ये देखो सारे फ्री हैं, ठीक है। और कह रहा है इसमें 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा का काम होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन यहीं पर लैंड करता है। स्टाइल जो होती है वो लंबी सी होती है और पतली सी होती है, और बीनीथ द स्टिग्मा यानी स्टिग्मा के नीचे होती है। और लिखा हुआ बेसल सोलन पार्ट क्या कहलाता है?
बेसल स्वेनल पार्ट कहलाता है ओवरी, और ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल होता है, ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल होता है, वहीं पर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। और कह रहा है याद करो आपकी 11th में एनसीईआरटी में आपने मार्जिनल प्लेसेंटेशन पढ़ा था, उदाहरण बताओ। पी पैराइटल, आर्जीमोन और मस्टर्ड, वो जो मैंने यूट्यूब में एक फिगर काटे जैसे डाला है वो आर्जीमोन है, पीली कटेली बोलते हैं, देखा होगा पीला फूल लगा हुआ है, वो आर्जीमोन है, उसमें पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आर्जीमोन और ये हो गया मस्टर्ड, इसमें पैराइटल हो गया। और वो बताओ आप बेसल, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। अच्छा और वो बताओ और कौन सा है, और हो गया फ्री सेंट्रल डायंथस और प्रिमरोज। और उसके बाद फिर एक्सियल, टोमेटो और लेमन, टोमेटो लेमन और चाइना रोज, टीएलसी, टोमेटो लेमन और चाइना रोज। यही इसने पूछा है आपसे। ये देखो ये जो अभी मैंने मम्मी सन पापा वाला फार्मूला बताया वो ये है। ये देखो मम्मी संग पापा, तो ये हो गया मल्टी कार्पलेरी, सिन कार्पस, पेपेवर। और मैम का फार्मूला ये था एम ए और एम माइकेलिया। और ये फिगर बना हुआ है, फिगर भी आता है, देखो यहां सारे के सारे फ्यूज्ड है तो सिन कार्पस, यहां सारे के सारे फ्री हैं तो एपोकार्पस। और ये रहा आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा ये रहा, स्टाइल ये रहा, ओवरी ये रहा, थैलमस पे टिका होता है, थैलमस को रिसेप्टिकल भी कहते हैं। कह रहे प्लेसेंटा से ही मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल टिका होता है, और जिस स्टाक से जुड़ा होता है यहां लिखा नहीं है उस स्टाक को फनिकल कहते हैं, फनिकल, ठीक है ना। और बोला गया नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी में बी 1, देखो जितने जिसमें बीज होंगे उतने उसमें ओव्यूल भी होंगे। बताइए चावल में कितने बीज होते हैं, एक। गेहूं में कितने होते हैं, तो ये सब कितने हुए, एक, यानी चावल गेहूं और आम में कितने होते हैं, एक। इसी तरह पपाया में कितने होते हैं, बहुत सारे। तरबूज में, ऑर्किड में, खरबूज में, इसमें बहुत सारे होते हैं। मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम है ओव्यूल। और इन्होंने बोला कि लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। मतलब अगर हम लोग टिपिकल एंजियोस्पर्म का ओव्यूल दिखाएं तो पहले तो ये प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से एक स्टाक जुड़ा होता है, स्टाक का नाम होता है फनिकल। अच्छा, और जहां पे ओव्यूल और फनिकल के जुड़ने का वो जंक्शन होता है उस जंक्शन को बोलते हैं हाइलम। उस जंक्शन को क्या बोलते हैं, हाइलम। यानी कि बॉडी ऑफ ओव्यूल जहां फ्यूज होती है फनिकल या स्टाक के साथ, उस रीजन को बोलते हैं हाइलम। और हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फनिकल। यानी ओव्यूल और फनिकल के जंक्शन को क्या बोलते हैं, ओव्यूल और फनिकल के जंक्शन को बोलते हैं हाइलम। हर एक ओव्यूल के अंदर 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। कह रहा है 1 या 2 होती है, जनरली कितनी होती है, 2, लेकिन जिम्नोस्पर्म में जनरली कितनी होती है, 1। तो यानी यहाँ पे 2 या 1 कवरिंग होगी। और जिसे इंटेगुमेंट कहते हैं, इंटेगुमेंट के अंदर जो न्यूट्रिशियस टिश्यू होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। और न्यूसेलस में हर जगह क्या होता है, वो इंटेगुमेंट होता है, एक जगह नहीं होता। जिस जगह नहीं होता वहां स्मॉल ओपनिंग बन जाती है, स्मॉल ओपनिंग का नाम माइक्रोपोर। माइक्रोपाइल अगर मान लो ये है, ऐसे है, तो ये है माइक्रोपाइल, तो ये है चलाजा। और ये जो बीच का टिश्यू है न्यूसेलस। और पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ओव्यूल। ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजियम। अपोजिट टू माइक्रोपाइल चलाजा होगा, यानी ये माइक्रोपाइल तो वो चलाजा। और ये बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल शो करेगा। बताइए एपेक्स को क्या बोला इन्होंने, माइक्रोपाइल। बेस को क्या बोला इन्होंने, एपेक्स को माइक्रोपाइल, बेस को चलाजा। अब देखिए कह रहा है इंटेगुमेंट जिस टिश्यू को घेरता है उस टिश्यू के मास को, उस सेल के मास को हम न्यूसेलस कहते हैं, न्यूसेलस। द सेल ऑफ न्यूसेलस
हैव अबंडेंट रिजर्व मटेरियल, मतलब न्यूक्लियस के सेल पर, न्यूक्लियस के सेल के झुंड को हम देखेंगे तो उसमें बहुत खाना होता है, और यही आगे चल के बनाता है एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो होता क्या है, ये रहा ओव्यूल, ये रही इंटेगुमेंट, हम मानते हैं एक या दो होगा, उसके बाद ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का कोई एक टिश्यू मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगता है, मेगास्पोर मदर सेल यानी एमएमसी की तरह बिहेव करने लगता है 2n। अब इसमें करा दो रिडक्शनल डिवीजन, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसकी कोई एक ही सेल एमएमसी की तरह बिहेव करेगी, रिडक्शनल डिवीजन करा दोगे 4 स्पोर बनेंगे, इसे बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड में 3 मर जाते हैं, एक बच जाता है। इसी फंक्शनल स्पोर से क्या होता है, आगे चल के 3 बार माइटोसिस होती है, एक बार माइटोसिस हुई तो 2 सेल बने, 2 बार माइटोसिस हुई तो 4 सेल बने, 4 बार माइटोसिस हुई तो 8 सेल नहीं बोलना चाहिए, न्यूक्लियस बने, पहले 2 फिर 4 फिर 8, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या। अब ये क्या हो जाएगा, 3 इधर के सेल जो माइक्रोपाइल वो चिलाजा साइड है उसे बोलते हैं एंटीपोडल सेल, 3 इधर के सेल, 3 ऊपर के सेल जो चिलाजा साइड है एंटीपोडल, 3 इधर के सेल को एग एपरेटस बोलते हैं, और एक बीच की सेल होती है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उसे बोलते हैं कौन सी, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। पढ़ के देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, मतलब ओव्यूल के अंदर कितनी मेगास्पोर मदर सेल होगी, एक से एक बार माइटोसिस होगी, कितने एक बार म्योसिस होगी, कितने बनेंगे, 4, 4 में से कितने मर जाएंगे, large cell containing dense cytoplasm and have the prominent nucleus, मतलब सेल बहुत बड़ी होती है मेगास्पोर की, मेगास्पोर सेल बहुत बड़ी होती है, उसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और उसमें एक मुख्य न्यूक्लियस होता है, और एमएमसी में कौन सा डिवीजन होता है, कितने मेगास्पोर बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 बनते हैं। अब इसी से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। देखो क्या लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एक मेगास्पोर ही फंक्शनल रहता है, क्योंकि 3 मर जाते हैं, रेस्ट 3 देखो डिजेनरेट हो गए, मर गए। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। बताइए कितने मेगास्पोर डेवलप होते हैं, एक, इसे मोनोस्पर्मिक डेवलपमेंट बोलते हैं, मोनोस्पोरिक बोलते हैं, बाइस्पोरिक की टेट्रास्पोरिक, मोनोस्पोरिक। और दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये देखो अभी पूछा है आपसे, और कह रहा है व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑफ सेल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस 2n, एमएमसी 2n, मेगास्पोर n, फीमेल गैमेटोफाइट हमेशा n होता है, तो ये 2n, ये 2n, ये n और ये भी n, तो ये पोलैरिटी भी आपको पता लग गई। ये वही बता रहा है कि एम्ब्रियो सैक कैसे बना, एम्ब्रियो सैक कैसे बना। अभी इसमें एक मेगास्पोर था, एक मेगास्पोर में एक न्यूक्लियस होता है, फिर इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 से कितने बन गए, 4 बन गए, 4 से कितने बन गए, 8 बन गए, 8। इधर के 3 जो है वो एग एपरेटस बनाएंगे, इधर के 3 एंटीपोडल, और जो 2 न्यूक्लियस बन गए वो सेंट्रल सेल बनाएंगे। इस तरह से ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड बन जाता है, और इसी को बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए पढ़ के देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन डिटेल, कह रहा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर पहले माइटोटिक डिवीजन द्वारा डिवाइड हुआ, कितने न्यूक्लियस बने, 2, और दोनों अपोजिट पोल पे बने, मतलब एक ऊपर बना एक नीचे। अच्छा, फिर उसके बाद 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन चुका, अब 2 बार और माइटोसिस होगी, वो भी न्यूक्लियस की माइटोसिस होगी, तो पहले तो 4 न्यूक्लिएटेड बन जाएंगे, बाद में 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाएगी, और तब एम्ब्रियो सैक हो गया 8 न्यूक्लियस वाला। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ जो भी माइटोटिक डिवीजन होता है वो स्ट्रिक्टली एफएनडी होता है, यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन,
दिस न्यूक्लियस डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन, मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई। सेल वॉल फॉर्मेशन बाद में स्टार्ट होती है, जब 8 के 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं तब सेल वॉल बनना प्रारंभ होती है और तब जाके टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनता है। और कह रहा है जब आप एम्ब्रियो सैक को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि 8 न्यूक्लियस में से 6 न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल बन गई है और जो 2 न्यूक्लियस थे उन्हें पोलर न्यूक्लियस कहते थे और वो बिलो द एग एपरेटस होते हैं और वो सेंट्रल सेल के अंदर होते हैं। यानी सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2। बिलो द एग एपरेटस की एबव, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिलो की एबव, बिलो। और सबसे बड़ी सेल का नाम सेंट्रल सेल, सबसे बड़ी सेल का नाम सेंट्रल सेल। There is characteristic distribution of cell within the embryo sac, यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 3 सेल जो होती है माइक्रोपाइल की तरफ, वो क्या बनाती है? मैंने बार बार बोला है, एग एपरेटस। एग एपरेटस में भी एक सेल जो होती है, 2 सेल जो होती है वो सिनर्गिड बनाएगी और एक सेल बनाती है एग सेल। सिनर्गिड सेल के पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है, वो भी माइक्रोपाइलर टिप पर, उसे बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। और फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है इट गाइड द पोलन ट्यूब टू इंटर, यानी पोलन ट्यूब को इंटर करने के लिए गाइड करती, गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्गिड सेल। और ये 3 सेल जो चिलाजा की तरफ होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एंटीपोडल सेल। चिलाजा वाली सेल को एंटीपोडल सेल। और सबसे बड़ी सेल का नाम सेंट्रल सेल। और सेंट्रल के अंदर कितने पोलर न्यूक्लियाई होते हैं? इसलिए टिपिकल एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो 8 न्यूक्लियस और 7 सेल वाला होता है। आया हुआ क्वेश्चन है। पॉलिनेशन, अब पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? यानी पहले के सेक्शन में आपने देखा कि मेल एंड फीमेल गैमेट कैसे बना, और एक बना पॉलन ग्रेन के अंदर और एक बना एम्ब्रियो सैक के अंदर। इसके अंदर एग बना था, इसके अंदर 2 मेल गैमेट बने थे। कह रहा है बोथ टाइप ऑफ गैमेट इज नॉन मोटाइल। सबसे बड़ी समस्या है कि एंजियोस्पर्म में दोनों नॉन मोटाइल है। अब दोनों नॉन मोटाइल है तो कैसे काम चलेगा? यानी किसी एक को तो आना ही पड़ेगा, तो इसके लिए क्या कराना पड़ेगा? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन का किसी भी मैकेनिज्म से स्टिग्मा तक आ जाना, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन कहां से? एंथर से। कहां पर? स्टिग्मा तक। ये कहलाता है पॉलिनेशन। और फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कुछ एडेप्टेशन पाए जाते हैं जिससे पॉलिनेशन हो सके। ठीक है, पॉलिनेशन हो सके। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन, यानी उसके अंदर कुछ एक्सटर्नल एजेंट होते हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं। सबसे कॉमन एजेंट है एनिमल्स, एनिमल्स में भी इंसेक्ट। उसके बाद होता है आपका विंड, और विंड के बाद क्या होता है? वाटर। यानी सबसे रेयर क्या है? सबसे कॉमन क्या है? यानी सबसे ज्यादा बायोटिक एजेंट से होगा। ये दोनों एबायोटिक में आएंगे, ये बायोटिक और एक एबायोटिक। पॉलिनेशन का प्रकार देखो, पहले ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है? एक ही फ्लावर के, एक ही पौधे में एक फ्लावर का उसी का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर आना क्या कहलाता है? ये फ्लावर है, इसी का इसी के स्टिग्मा पर आ जाना क्या कहलाता है? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी। इससे क्या समस्या हो जाती है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाने से क्या दिक्कत हो जाती है? पौधे की जो फर्टिलिटी पावर है वो घट जाती है, और पौधे का जो रिप्रोडक्शन पावर है वो भी घट जाती है, ईल्ड घट जाती है। एक तो रिप्रोडक्टिव पावर घटती है, एक ईल्ड घट जाती है। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, यानी यहां बोला गया है पॉलिनेशन सेम फ्लावर के बीच होगा, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी सेम फ्लावर के बीच ट्रांसफर होगा। In a normal flower which open and expose anther and stigma, complete autogamy is quite rare। बोलता है कि ये जो वो होता है एंथर, ये पूरा ओपन हो जाता है। अब जो एंथर ओपन हो गया, स्टिग्मा ओपन हो गया, तो क्या फूल खिल गया? तो यहां से यहां पर आना बहुत रेयर होता है, यानी रेयर हो जाता है। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर इज सिंक्रोनाइज्ड। बोलते हैं इसके लिए क्या जरूरी है? ऑटोगेमी होने के लिए जरूरी है कि मेल और फीमेल एक साथ मैच्योर हो। ये देखो, दोनों की रिसेप्टिविटी एक साथ मैच्योर हो। और एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज
इनके लिए एंथर और स्टिग्मा को क्लोज होना चाहिए। ये देखो लिखा। कुछ पौधे हैं जैसे वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, वायोला, कॉमेलिना और ऑक्जेलिस। वायोला को बोलते हैं कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, इसमें दो तरह के फूल होते हैं, एक जो खिल जाते हैं, जो खिल गए वो चेस्मोगैमस, एक जो नहीं खिले वो क्लिस्टोगैमस। जो खिल गए वो क्या है, जो नहीं खिले वो क्या है। हाँ, तो एक ही पौधे में दो तरह के फूल पाए जाते हैं। अब आप देखो, जो खिल गया उसमें क्या होता है, ऑटोगेमी क्वाइट रेयर हो गई। जो नहीं खिला उसके अंदर क्या होगा, उसी का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर जाएगा, यानी वहां पे कॉमन हो जाती है। और इससे क्या होगा, कहां पे गारंटीड पॉलिनेशन होगा, क्लिस्टोगैमस में। क्लिस्टोगैमस में गारंटीड पॉलिनेशन होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, when anther dehiscence flower buds, the pollen grain comes in contact of stigma to effect the pollination. Thus clistogamous flower is invariably autogamous, यानी क्लिस्टोगैमस में 100% ऑटोगेमी हो गई। और कह रहा है इसीलिए यहां क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं, नो लगा हुआ है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में 100% सीड बनेगा, वो भी किसकी एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। मतलब ना विंड चाहिए, ना तो कोई इंसेक्ट चाहिए, और कोई भी नहीं चाहिए। कह रहा है क्लिस्टोगैमी से फायदा है कि नुकसान, और वो भी बोल रहा है क्यों। क्लिस्टोगैमी से फायदा है कि नुकसान, वो भी क्यों। तो फायदा भी है नुकसान भी। फायदा क्या है, फायदा क्या है, पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नुकसान क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। अच्छा, सेकंड क्या है, सेकंड है जिटोनोगेमी, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब ये पौधा है, एक फूल इस पे लगा हुआ है, एक इस पे लगा हुआ है। अब इसका फूल का पॉलन ग्रेन इस फूल पे चला गया, स्टिग्मा पे। अब बताइए फूल बदल गया कि नहीं बदल गया, प्लांट सेम है लेकिन फूल बदल गया, तो इसे क्या बोलते हैं, जिटोनोगेमी, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ऑल्दो जिटोनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, ऐसे लग रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन है, पर अगर देखा जाए तो जेनेटिकली कैसा है, जेनेटिकली ऑटोगेमी है। देखो जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी। लग रहा है देखने में कि क्रॉस पॉलिनेशन है, एक्चुअली में क्या है, ऑटोगेमी है। ऑटोगेमी इसका मतलब पॉलन ग्रेन, क्योंकि पॉलन ग्रेन सेम पौधे का है कि डिफरेंट पौधे का, तो जीन तो सेम हो गया कि डिफरेंट हो गया, सेम हो गया। अब जीनोगेमी का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग फूल के बीच में, वो भी दो अलग अलग पौधों के बीच में, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन from anther to the stigma of two different plant. This is only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grain. मतलब यही एक प्रकार है जिसमें different टाइप के pollen grain आएंगे, और इसीलिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा, और ये सबसे सक्सेसफुल पॉलिनेशन का टाइप है। ठीक है, अभी अभी हमने बोला सबसे ज्यादा होता है कैसे, बायोटिक से, एनिमल से, और वैसे होता है एबायोटिक से। एबायोटिक में दो फैक्टर काम करेंगे, विंड और वाटर। सबसे कॉमन क्या है, सबसे कॉमन क्या है, सबसे रेयर क्या है, हाँ देखो लिखा है मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में बायोटिक काम करता है, केवल कुछ पौधों में एबायोटिक काम करता है। यानी बायोटिक ज्यादा होता है कि एबायोटिक। पॉलन ग्रेन कांटेक्ट में आना किसके, स्टिग्मा के, ये चांस की बात है, चाहे विंड की बात करें या वाटर की बात करें। यानी एबायोटिक में आना चांस की बात है। एबायोटिक में चांस की बात है कि नॉर्मल बात है, चांस की बात है। टू कंपनसेट दिस अनसर्टेनिटी, बोलते हैं इस अनिश्चितता को कंपनसेट करने के लिए, और पॉलन ग्रेन के लॉस को कम कर पॉलन ग्रेन के लॉस को, ठीक है, कम करने के लिए बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन बनाए जाते हैं, यानी पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा लॉस हो जाते हैं। ये ऐसा ना हो इसलिए पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा संख्या में बनाए जाते हैं, एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। यानी कि क्या किया जाता है कि पॉलन ग्रेन से बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन फूलों से बहुत ज्यादा लॉस हो जाते हैं। अरे हवा इधर चल रही है, फूल बैठा हुआ उधर, स्टिग्मा बैठा हुआ उधर, तो सारे इधर उड़ जाएंगे। 1 लाख है, 1 लाख है तो 90,000 इधर उड़ गए। अब 10,000 तो वहां पहुंचे, 10,000 में से भी 5-6 हजार बीच में ही लुढ़क जाएंगे, तो यानी कि जो अगले 5,000 हैं वो तो पहुंचे। इसीलिए जरूरी है क्या कि ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन बनाया जाए।
यानी कि विंड पॉलिनेशन और एयर पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन की संख्या बहुत ज्यादा बनाई जाती है एज कंपेयर टू स्टिग्मा। ये क्वेश्चन इस बार आया था। विंड पॉलिनेशन को दर्शा रहा है। देखो, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन, यानी विंड द्वारा पॉलिनेशन एबायोटिक में आएगा कि बायोटिक में, और कॉमन होगा। वाटर द्वारा रेयर है और विंड द्वारा कॉमन है। विंड पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन को हल्का होना चाहिए, लाइट मतलब हल्का, और स्टिकी की नॉन स्टिकी, और हवा की धारा में तैरना चाहिए, हवा की धारा में तैरना चाहिए, और वेल एक्सपोज स्टेमन होना चाहिए। वेल एक्सपोज स्टेमन से क्या होगा, पॉलन ग्रेन जैसे ही निकलेंगे हवा की धारा में तैरने लगेंगे। फिर क्या बोला गया, लार्ज और फेदरी स्टिग्मा, ये क्वेश्चन आया हुआ था, यही तो इस बार क्वेश्चन आया था कि लार्ज और फेदरी, ये फिगर दिया था और बोला था क्या है, तो लार्ज फेदरी स्टिग्मा होता है, जो पॉलन ग्रेन हवा में तैर रहे हैं उनको ये ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। देखो लिखा भी है, यहां से क्वेश्चन यहीं से आया था, इजिली ट्रैप द एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन, विंड पॉलिनेशन will pollinated flower often have a single ovule। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विंड पॉलिनेशन जिनमें जिनमें होता है वहां पर सिंगल ओव्यूल होता है। कितने ओव्यूल होते हैं, यानी विंड पॉलिनेशन में सिंगल ओव्यूल होते हैं, और हर एक ओवरी में सिंगल ओव्यूल होते हैं। जब बहुत सारे फ्लावर होते हैं तो उन्हें पैक करके क्या किसमें बदल दिया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस में, और सबसे कॉमन एग्जांपल है ये कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब यानी जो वो होता है मक्के की बाली, मक्के की बाली में आपने बाल देखे होंगे, उसको बोलते हैं टेसल्स। तो जो टेसल्स आपने देखे होंगे वो कुछ और नहीं है बल्कि वो स्टिग्मा और स्टाइल है, और ये हवा में लहराते रहते हैं, वेव वेव करते रहते हैं। और विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी ग्रैमिनी में सबसे ज्यादा होता है। ग्रास फैमिली का नाम ग्रैमिनी, यानी नया नाम है पोएसी। और पॉलिनेशन बाय विंड इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। विंड द्वारा रेयर होता है कि कॉमन, रेयर है कि कॉमन, रेयर होता है, और लिमिटेड होता है केवल 30 जेनरा में, वो भी मोस्टली मोनोकॉट्स में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए रेयर की कॉमन। हवा द्वारा कॉमन होता है, पानी द्वारा रेयर होता है, और क्वाइट वो लिखा हुआ रेयर, और बोल रहा है फ्लावरिंग प्लांट में लिमिटेड होता है केवल और केवल 30 जेनरा में, केवल 30 जेनरा में होता है, मोस्टली मोनोकॉट्स में होता है। जबकि इसका उल्टा वाटर इज द रेगुलर मोड, वाटर रेगुलर मोड था किसमें, जब मेल गैमेट्स आ रहा था लोअर प्लांट में, फीमेल गैमेट्स तक आ रहा था, और ऐसा तीन ग्रुप में होता था, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। ऐसा माना जाता है
कि ब्रायो और टेरिडो का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन काफी लिमिटेड होता है। इसका मेन कारण है कि इन्हें पानी की आवश्यकता होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। बताइए, बिना पानी के फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। यही कारण है कि ब्रायो और टेरिडोफाइटा जैसे ग्रुप में ये दूर दूर तक नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेयर होता है कि कॉमन, नैरो की ब्रॉड, नैरो। कुछ एग्जांपल है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के। अब वाटर पॉलिनेटेड के कुछ एग्जांपल है। वेलिस्नेरिया हाइडिला। वेलिस्नेरिया हाइडिला फ्रेश वाटर प्लांट है कि मैरीन वाटर? फ्रेश वाटर प्लांट है। जबकि बताओ मैरीन वाटर कौन सा है? सी ग्रास। सी ग्रास का दूसरा नाम जोस्टेरा। ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। कह रहा है नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर द पॉलिनेशन, मतलब सभी पौधे जो पानी में पाए जाते हैं वो पानी का प्रयोग पॉलिनेशन के लिए नहीं करते हैं। क्या बोला है? ऑल द प्लांट रिक्वायर्ड वाटर फॉर द पॉलिनेशन? नहीं, बोला नॉट ऑल द एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट जैसे वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली ये पानी का प्रयोग करते ही नहीं है। क्यों? ये पानी के ऊपर चले आते हैं। जब पानी के ऊपर चले आएंगे तो पानी तो नीचे रह गया, पानी की सतह से ऊपर चले आएंगे तो पॉलन ग्रेन यहाँ पे या तो हवा द्वारा आएगा या तो किसी इंसेक्ट से आएगा, जस्ट लाइक अ लैंड प्लांट। देखो लिखा हुआ वाटर से ऊपर आ गए एंड द पॉलिनेशन बाय आइदर इंसेक्ट और बाय द विंड एज लाइक द लैंड प्लांट। बोला गया, उधर लिखा है लैंड प्लांट। अब एक पौधा है वेलिस्नेरिया का। वेलिस्नेरिया में फीमेल सरफेस पर पानी के सरफेस तक आ जाती है। फीमेल पानी के सरफेस तक आ जाती है कैसे? लॉन्ग स्टॉक द्वारा, यानी इसकी जो स्टॉक है ना वो लंबी हो जाती है काफी, और मेल पॉलन ग्रेन अपने यहीं पे उड़ेल देते हैं, यानी कि पानी की सतह पर होता है। देखो अभी पानी के ऊपर हो रहा था, अब पानी की सतह पे हो रहा था। पानी की सतह में किसमें होता है? देखो क्या लिखा है, फीमेल फ्लावर पहुंच जाती है वाटर के सरफेस पर बाय लॉन्ग स्टॉक, और मेल फ्लावर पॉलन ग्रेन रिलीज कर देता है उसी सरफेस पर। ठीक है, और कहीं ना कहीं पैसिवली कांटेक्ट में आ जाते हैं, एक दूसरे के कहीं ना कहीं पैसिवली कांटेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ पहुंच जाते हैं फीमेल फ्लावर तक, और स्टिग्मा जो होता है उसमें हो जाता है वाटर के अंदर पॉलिनेशन। और फिर बोल रहा है कुछ पौधे ऐसे हैं जो सी ग्रास, इसमें क्या होता है? फीमेल फ्लावर रिमेन्स सबमर्ज्ड, फीमेल फ्लावर अंदर ही डूबी है पानी के अंदर, और पॉलन ग्रेन वही रिलीज कर दिए जाते हैं अंदर ही अंदर। यानी 3 एग्जांपल दिए हैं, 2 एग्जांपल दिया वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली जिसमें पानी के ऊपर आ जाते हैं, और या तो विंड द्वारा होगा या तो इंसेक्ट द्वारा होगा। फिर एक पानी की सतह वाला एग्जांपल दिया है वेलिस्नेरिया, फिर एक पानी के अंदर वाला दिया है सी ग्रास या जोस्टेरा, यानी उसमें पानी के अंदर होता है। pollen grain in many species, such species are long। pollen grain जो होता है इन स्पीसीज में कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं। तो pollen grain in many species are long ribbon like, यानी कि जो पानी वाले होते हैं उसमें लंबे pollen grain होते हैं और रिबन लाइक होते हैं, रिबन लाइक। और उसके बाद क्या होते हैं? पैसिवली फ्लोट होते हैं इनसाइड द वाटर, पैसिवली फ्लोट होते हैं इनसाइड द वाटर। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन, सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज। यानी पॉलिनेटेड स्पीसीज पानी के अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ पैसिवली कांटेक्ट में आने चाहिए। पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, पानी में कहीं भीग ना जाए इसके लिए क्या होता है? म्यूसिलेजिनस या जिलेटिनस कोट। कह रहा चाहे पानी वाला हो या विंड वाला हो, इसमें जरूरी नहीं कि फ्लावर कलरफुल हो, और ये भी जरूरी नहीं कि फ्लावर में कोई जूस हो। जूस का मतलब नेक्टर। ना तो फ्लावर जूसी होना चाहिए और ना ही फ्लावर नेक्टर्ड होना नहीं चाहिए, ना जूसी और ना नेक्टर्ड होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब फूल के अंदर जूस होता है ना, उसको बोलते हैं मकरंद। मकरंद क्यों? मधुमक्खियां क्या करती है? फूलों का जूसी तो पीती हैं और उसी से शहद बनाती हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में क्या होगा? बहुत सारे एनिमल पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बहुत सारे एनिमल
पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जैसे बी, बटरफ्लाइज, बीटल्स, वेस्प, आंट, बर्ड, ये सारे। जैसे सनबर्ड और हमिंग बर्ड, क्वेश्चन पूछा गया है कौन से होते हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं, आंसर आएगा सनबर्ड और हमिंग बर्ड। सारी बर्ड नहीं कराती। इवन पता है आपको, लगता है बैट भी कराता है, बैट भी पॉलिनेशन कराता है। और इंसेक्ट में सबसे कॉमन कौन है? बी। ये सबसे डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स है। अच्छा, आपको लगता होगा सिर्फ छोटे जीव ही कराते हैं, नहीं, लार्ज भी कराते हैं। जैसे प्राइमेट में लीमर और आर्बोरियल में ट्री ड्वेलिंग, जैसे रोडेंट्स, गिलहरी, और इवन रेप्टाइल जैसे जेको लिजर्ड और गार्डन लिजर्ड। गार्डन लिजर्ड का नाम कैलोट्स, गार्डन लिजर्ड का नाम होता है कैलोट्स। ये लोग भी पॉलिनेशन कराते हैं कुछ प्रजातियों में, सब में नहीं, कुछ पे। कह रहा है फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेशली स्पेसिफिकली पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल, यानी अक्सर एनिमल पॉलिनेटेड वालों में पर्टिकुलर स्पीसीज को ही पॉलिनेट कराते हैं, यानी पर्टिकुलर प्रजातियां पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन को ही क्या करती है? पॉलिनेट कराती है। ज्यादातर में इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, ज्यादातर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होते हैं? लार्ज। और कैसे होते हैं? कलरफुल। और कैसे होते हैं? खुशबूदार। और कैसे होते हैं? जूसी, जूसी यानी नेक्टर रिच। जब फ्लावर छोटा होता है तो इंसेक्ट को दिखे कैसे? अब इसको दिखने के लिए सारे फ्लावर का एक झुंड बन जाता है, और इस झुंड को बोलते हैं क्या? इस झुंड को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जब फ्लावर छोटा होता है तो बहुत सारे फ्लावर क्लस्टर बना लेते हैं और इन्फ्लोरेसेंस बन जाता है, एंड मेक देम कॉन्स्पिकस। उसके बाद ये क्या होता है? स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। एनिमल आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर और फ्रेग्रेंस। एनिमल जो होता है वो अट्रैक्ट होता है बाय फ्लावर की तरफ, या तो कलर से या तो खुशबू से। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल। देखो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि फ्लावर जो फ्लाइज या बीटल्स द्वारा पॉलिनेट होते हैं वो बदबू से अट्रैक्ट होते हैं। यानी बदबू से अट्रैक्ट कौन होता है? फ्लाइज एंड बीटल्स। और खुशबू से अट्रैक्ट कौन होता है? बाकी सारे। देखो, पॉलिनेशन के लिए अगर वो आए, इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है रिवार्ड देना, लालच देना। लालच, क्या लालच दी जाती है? नेक्टर्ड और पॉलन ग्रेन, नेक्टर्ड और पॉलन ग्रेन की लालच दी जाती है। इस लालच में ये रिवार्ड लेने के लिए आते हैं। और लिखा है टू हार्वेस्टिंग द रिवार्ड, मतलब रिवार्ड पाने के लिए एनिमल विजिट करता है और वो एंथर के संपर्क में आ जाता है। एंथर के संपर्क में आने के बाद स्टिग्मा के संपर्क में आ जाता है, और बॉडी ऑफ एनिमल उसके ऊपर पॉलन ग्रेन की कोट चढ़ जाती है। और जनरली स्टिकी पॉलन ग्रेन होते हैं। किसमें लिखा था? नॉन स्टिकी। विंड पॉलिनेशन में, विंड पॉलिनेशन में नॉन स्टिकी। यहां कैसा लिखा है? स्टिकी। और इसी वजह से जब पॉलन ग्रेन जो है वो जब दूसरे फूल पे जाएगा तो वहां पे स्टिग्मा पे उसके पॉलन ग्रेन निकल जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा रिवार्ड है क्या? अंडे देने का सेफ प्लेस। ये देखो, इन सम स्पीसीज, इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू एग लेइंग। यानी कुछ स्पीसीज में फ्लोरल रिवार्ड क्या होता है? सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग। फॉर एग्जांपल दैट ऑफ टालेस्ट फ्लावर, टालेस्ट फ्लावर जो दुनिया का सबसे टालेस्ट फ्लावर है, एमार्फोफेलस, उसमें पॉलन ग्रेन जो होता है वो 6 फीट हाइट, वो सॉरी एमार्फोफेलस 6 फीट हाइट का होता है। उसमें कैसे होता है पॉलिनेशन? उसमें क्या होता है? अंडे देने के लिए इसके लॉक्यूल में आती हैं, इसके अंडे देने के लिए फीमेल लॉक्यूल में आती है, वहां अंडे देती है, और उसके बाद क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स उससे चिपक जाते हैं। जब दूसरे वाले में अंडे देने जाती है तो वहां पे क्या होता है? ट्रांसफर हो जाते हैं। तो देखो लिखा है इसी तरीके का एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द स्पीसीज ऑफ मोथ एंड यक्का। यानी मोथ और यक्का में भी ऐसा होता है। और दोनों स्पीसीज, चाहे मोथ की बात करें या यक्का की बात करें, मोथ एंड द
मोथ एंड यक्का प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते। मोथ अंडे देने जब आते हैं तो लोक्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर जो जगह है, स्थान, उसको लोक्यूल कहते हैं, वहां अंडे देते हैं। और फ्लावर इंटर्न, बदले में फ्लावर का क्या हो जाता है, पॉलिनेशन भी हो जाता है। कौन कराता है, मोथ, यानी अंडे देने का स्थान मिला, बदले में इन्होंने पॉलिनेशन करा दिया। लार्वा जो होता है वो लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलप, यानी लार्वा कब बाहर आ जाएगा, जब बीज बनना प्रारंभ हो जाता है तब। जब बीज बनना स्टार्ट हो जाएगा तो लार्वा बाहर आ जाता है, तो लार्वा बाहर आ जाएगा। अब इन्होंने बोला ये तो बेकार है पैरा, ये लिखा था उसमें कि कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉलन ग्रेन भी ले जाते हैं और अंडे भी दे जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी पॉलिनेशन नहीं कराते, इन्हें बोलते हैं पॉलन चीटर या पॉलन रॉबर, तो उससे क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है, हमारे ज्यादातर फूल कैसे हैं, बाइसेक्सुअल की यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। तो ज्यादातर जो फूल होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। यानी पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के संपर्क में आता है सेम फ्लावर में, ज्यादातर फूल फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो पॉलन ग्रेन आता है सेम फ्लावर में। और लगातार अगर सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन, तो अभी एक समस्या क्रिएट हो जाती है, कौन सी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अच्छा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए 4 डिवाइसेस बनी जो डिस्करेज करेगी सेल्फ पॉलिनेशन को और इनकरेज करेगी क्रॉस को। सेल्फ को रोकेगी, क्रॉस को बढ़ाएगी, सेल्फ को रोकेगी, क्रॉस को बढ़ाएगी। तो क्या क्या डिवाइसेस हैं, इन सम स्पीसीज pollen release and stigma receptivity not synchronized, यानी pollen grain निकला पहले, स्टिग्मा रेडी हुआ बाद में, या स्टिग्मा रेडी हुआ पहले, pollen grain निकला बाद में। अब बताओ कैसे होगा, सेल्फ होगा कि क्रॉस होगा, क्रॉस होगा, पहली डिवाइस। दूसरा कह भी रहा है कि या तो स्टिग्मा pollen रिलीज पहले हो जाएगा, स्टिग्मा से पहले, और वो स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव होगी, या तो much before the release of pollen in some species the anther and play, दूसरी है क्या, एंथर और स्टिग्मा का डिफरेंट पोजीशन, एंथर यहाँ पे, यहाँ पॉलन, वो एंथर यहाँ पे ऊपर और स्टिग्मा नीचे है, अब दो पोजीशन बदल गई, या ये ऊपर है ये नीचे, अब पोजीशन बदल गई, तो कभी पॉलिनेशन नहीं होगा। कह रहा है ऊपर की दोनों डिवाइसेस से क्या रुकेगी, ऑटोगेमी। कौन सी दो डिवाइसेस, पहला दोनों का टाइमिंग बदल गया, दूसरा पोजीशन बदल गई। फिर तीसरी डिवाइस है क्या, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी खुद का पॉलन ग्रेन अगर खुद के स्टिग्मा पर आ गया तो कभी जर्मिनेट नहीं करेगा, खुद का पॉलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा आने पर जर्मिनेट नहीं करेगा। यानी तीसरी डिवाइस है कौन सी, तीसरी डिवाइस है इनब्रीडिंग को रोकने के लिए सेल्फ कंपैटिबिलिटी, और ये एक जेनेटिक के मैकेनिज्म पर काम करता है। इससे सेल्फ का पॉलन ग्रेन यानी सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन अगर सेम पे आया तो इनहिबिट हो जाएगा क्या, जर्मिनेशन या पॉलन ट्यूब, या तो पॉलन ट्यूब पॉलन जर्मिनेट ही नहीं करेगा या तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ ही नहीं होगी। कह रहा चौथी और आखिरी डिवाइस जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगी वो है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी फ्लावर में दो तरह के केस बनेंगे, या तो एक पौधे के ऊपर मोनोइसियस केस बनेगा या तो डाइसियस का केस बनेगा, या तो मोनोइसियस का केस बनेगा या तो डाइसियस का केस बनेगा। मोनोइसियस में क्या होता है, एक पौधे पे इस पौधे पे मेल है, इसी पे फीमेल है, दोनों अलग अलग शाखाओं पे है। अब बताइए अगर अलग अलग शाखाओं पे है तो कौन सा केस लग रहा है, ऑटोगेमी में कौन ऑटोगेमी रुकी लेकिन जिटेनोगेमी नहीं रुकी। क्यों, ऑटोगेमी क्या होता है, सेम प्लांट का पॉलन, सेम फ्लावर का पॉलन सेम पे आना। अब क्या है, दो अलग अलग ब्रांच पे हैं, ये फ्लावर इधर है ये फ्लावर इधर है, तो जिटेनोगेमी नहीं रुकेगी लेकिन ऑटोगेमी रुकेगी। अब दूसरा केस है यूनिसेक्सुअलिटी का, डाइसियस, यानी पौधे ही बदल गए। अब पौधे ही बदल गए तो ऑटोगेमी भी रुक गई, जिटेनोगेमी भी रुक गई। पढ़ के देखिए, अगर मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा दोनों कहां पे, सेम प्लांट पे, जैसे कैस्टर और मेज में। अगर कैस्टर और मेज की बात करें तो मेल और फीमेल सेम प्लांट में है, यानी कैस्टर और मेज कैसा हुआ,
तो क्या रुकी, क्या नहीं रुकेगी जी, 10 हो गया। मैं कहता है जैसे पपाया में और डेट पॉम में, पपाया और डेट पॉम, यहां एक ही एग्जांपल दिया पर दो है, ये दोनों डाइसियस कंडीशन होती है, दो अलग अलग पौधों पे दो अलग अलग पौधों पे मेल और फीमेल होते हैं, तो उस समय क्या रुकेगी, उस समय ऑटो भी रुक रही है और जिटेनो भी रुक रही है। तो यानी यूनिसेक्सुअलिटी से फायदा हो रहा है, यानी ये 4 डिवाइसेस थी जिससे ऑटोगैमी भी रुक गई और जिटेनोगैमी भी रुक गई। कंफर्म। अब देखो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, कहता है यहां हजारों फूल हैं आसपास, यहां का पॉलन ग्रेन इसी फूल पे आए ऐसा जरूरी क्या, नहीं। इसी का पॉलन ग्रेन मैंगो पे मैंगो का आए ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके डिफरेंट डिफरेंट फूल के पॉलन ग्रेन डिफरेंट डिफरेंट फूल पे आते रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब पॉलन ग्रेन को पिस्टल पहचान लेगा, इसी रिएक्शन को बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। देखो पॉलिनेशन से गारंटी नहीं है कि सही टाइप का पॉलन ग्रेन यानी कंपैटिबल टाइप का पॉलन ग्रेन सेम प्रजाति पे आए। अक्सर पॉलन ग्रेन गलत टाइप का आ जाता है, आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट, सेल्फ इनकम्पेटाइबल। कहता है या तो गलत वाला आ जाएगा या तो जो सेल्फ इनकम्पेटाइबल टाइप है वो आ जाएगा। अब क्या बोला गया, पिस्टल के पास क्षमता होती है कि वो पहचान लेगी किसको, पॉलन ग्रेन को। पिस्टल पॉलन को पहचानता है कि पॉलन पिस्टल को पहचानती है, यानी पिस्टल के पास क्षमता होती है कि वो पॉलन ग्रेन को पहचान लेती है, वेदर इट इज राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। ये देखो रॉन्ग टाइप, राइट टाइप का मतलब कंपेटाइबल, रॉन्ग टाइप का मतलब इनकम्पेटाइबल। इट इज ऑफ राइट टाइप, अगर राइट टाइप का है तो पिस्टल एक्सेप्ट कर लेगी पॉलन ग्रेन को और पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर पॉलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टल रिजेक्ट कर देगी किसको, पॉलन को, पॉलन को रिजेक्ट कर देगी और पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन रुक जाएगा, ये प्रिवेंट कर देगा। एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन, या तो एक्सेप्ट करेगी या तो रिजेक्ट करेगी। और ये एक ऐसी घटना है, कंटिन्यूअस डायलॉग है, ये कंटिन्यूअस डायलॉग है कि डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस डायलॉग है जो इनके और इनके बीच चलता रहता है। यानी पिस्टल पहचानती जाती है, पॉलन ग्रेन को या तो एक्सेप्ट करती जाती है या तो रिजेक्ट करती जाती है। और इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, केमिकल वाला, केमिकल मेडिएटेड प्रोसेस है ये, मेडिएटेड बाय केमिकल। कैसे, अगर सेम प्रजाति का है तो केमिकल मैच करेंगे, डिफरेंट प्रजाति का है तो केमिकल मिसमैच कर जाएंगे। यानी अगर मैंगो का मैंगो पे है तो मैच करेगा, मैंगो का जामुन पे मिसमैच कर जाएगा। फिर इन्होंने बोला कि इट इज ओनली इन द रिसेंट ईयर, आजकल के ईयर में बॉटनिस्ट इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को जब समझ जाएंगे कि वो कैसे एक्सेप्ट करता है कैसे रिजेक्ट करता है तो हाइब्रिड पौधे बना लेंगे। हाइब्रिड यानी मैंगो और जामुन एक ही पौधे पे होगा, यानी आम और जामुन एक ही पौधे में होगा, ठीक है ना। अब क्या बोला है, एज मेंशन अर्लियर, जैसे हमने अर्लियर देखा क्या, कंपैटिबल टाइप पॉलिनेशन है तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस ए पॉलन ट्यूब, यानी पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगी स्टिग्मा पर, पॉलन ट्यूब आएगी और एक किसी एक से जर्मपोर से आएगा। वैसे जर्मपोर कई सारे हो सकते हैं लेकिन किसी एक से आएगा ना कि सबसे आएगा, एक से आएगा। और जो पॉलन ट्यूब है वो लेके आएगा अपना मेल गैमेट, ये देखिए लिखा है कि जो पॉलन ट्यूब है ग्रो करेगा स्टिग्मा और स्टाइल के अंदर और पहुंच जाएगा ओवरी तक। और कह रहा है अब आपको याद करना पड़ेगा कि कुछ पौधों में पॉलन ग्रेन 2 सेल अवस्था में आए थे, कुछ में मतलब कितने परसेंट में, तो जो 60% में 2 सेल में आए थे, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। और कह रहा है कि उनमें क्या होता है, उनमें जब ये आ जाएगा पॉलन ग्रेन तो जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी माइटोसिस से और कितने मेल गैमेट बना देगी, हाँ, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब ये बना देगी। जबकि बाकी पौधों में 40% पौधों में जो पॉलन ग्रेन है वो 3 सेल अवस्था में ही आएगा, उन्हें माइटोसिस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो पहले से ही 2 मेल गैमेट लाएंगे बिगिनिंग से ही, बिगिनिंग मतलब शुरुआत से ही। पॉलन ट्यूब अब पहुंच जाती है कहां पे, ओवरी में, पॉलन ट्यूब ओवरी में पहुंच जाती है और इंटर कर जाती है ओव्यूल में, कहां से, माइक्रोपाइल से, एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्गेट सेल,
उसके बाद सिनर्गिड सेल के अंदर पहुंच जाती है थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस से पहुंच जाती है। आजकल जो स्टडी की जा रही है वो फिलीफॉर्म एपरेटस जो प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड पर सिनर्गिड सेल के, वो गाइड करता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो आजकल की स्टडी से ये पता चला कि फिलीफॉर्म एपरेटस का काम है पॉलन ट्यूब को अंदर आने का रास्ता देना, और जितने इवेंट है कहां से कहां तक, पॉलन के डिपॉजिट होने से लेकर के और पॉलन ट्यूब के ओव्यूल के अंदर तक आ जाने की स्टेज को, उसी को बोलते हैं पीपीआई, पीपीआईएन नहीं, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। कह रहा है या तो प्रमोट होगा पॉलन ट्यूब या तो रिजेक्ट होगी पॉलन ट्यूब, यानी इनहिबिट होगी। तो इस नॉलेज को आजकल गैदर किया जा रहा है और हम इससे डिजायर्ड हाइब्रिड बना पाएंगे, वही बात दोहराई गई है, डिजायर्ड हाइब्रिड बना पाएंगे। और अब इन्होंने बोला है कि हम पॉलन ट्यूब को कैसे देख सकते हैं, इन पौधों का हम पॉलन ट्यूब लेंगे, ग्लास स्लाइड पे रखेंगे और शुगर सोल्यूशन में रखेंगे, यानी कि पॉलन ट्यूब को ग्रो कराने के लिए क्या चाहिए, शुगर सोल्यूशन या सुक्रोज, और 15 से 30 मिनट का समय देंगे, 15 से 30 मिनट का समय देंगे। लो पावर माइक्रोस्कोप से आप इसको देख सकते हो, लो पावर माइक्रोस्कोप से आप इसको देख सकते हो, यानी टाइम कितना देंगे, 15 से 30 मिनट, और शुगर सॉल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे, 10%। अब उसके बाद क्या होगा, पॉलन ट्यूब आपको दिख जाएगी, पॉलन ट्यूब आपको दिख जाएगी, तो आपको पॉलन ग्रेन बाहर नजर आते हुए दिख जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पिस्टल के पास एबिलिटी थी कि पॉलन के पास, पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन, की पॉलन हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पिस्टल। डायनेमिक प्रोसेस थी कि स्टैटिक, केमिकल थी कि नॉन केमिकल, केमिकल की नॉन केमिकल, हाँ तो केमिकल प्रोसेस थी, ठीक है ना। बताइए क्या होगा, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, क्योंकि आउटर टू इनर की बात की है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। इनकरेक्ट मैच आपको चूज करना है, कैलिक्स आउटर मोस्ट है, सही है। स्टाइल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, नहीं, स्टिग्मा था, स्टिग्मा। स्टेमन माइक्रोस्पोरोफिल का मॉडिफिकेशन है, कोरोला पॉलिनेशन में मदद करेगा, सही है। ये कह रहा है डिस्टल एंड कहां से अटैच होता है, डिस्टल एंड अटैच होगा, which of following is the function of distal end of filament of stamen, nutrient absorption, pollen development से होगा, डिस्टल पूछा है, प्रॉक्सिमल नहीं, यानी ऊपर वाला pollen development करेगा, एंथर से अटैच होता है। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज ए, तो टिपिकल डाइथिकस होता है, और ईच लोब हैज कंटेन 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ये माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिडम, सही है। आउटर 3 लेयर परफॉर्म द 2 फंक्शन, डेहिसेंस ऑफ एंथर एंड रिलीज ऑफ पॉलन, ये भी सही है। कौन सा ऑप्शन है थर्ड, ये बताइए, ए बी एंड सी बताइए। ए क्या है, एंडोथीसियम, बी क्या है, मिडिल लेयर, और सी क्या है, तो यहां देखो आप, ए क्या है, एंडोथीसियम, बी क्या है, मिडिल लेयर, और सी क्या है, टैपिटम, यानी हो जाएगा 4। करेक्ट फॉर टैपिटम या ट्रू फॉर टैपिटम,
पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। ये बताइए। स्पोरोजिनस टिश्यू। ये बताइए माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर टेट्राड आर फॉर्म ड्यू टू। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलिन वॉल। माइक्रोस्पोर टेट्राड आर फॉर्म ड्यू टू, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोल, नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। पूछा गया माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे बनता है, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर टेट्राड आर फॉर्म ड्यू टू पूछा है। नहीं, पॉलन किट इसमें नहीं बनता है। और कोई मैच कर ही नहीं रहा है स्पोरोपोलिन के अलावा, तो थर्ड करेंगे। ये प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द पॉलन मदर सेल इंक्लूड, एक मियोसिस होगी और एक मियोसिस होगी, दो माइटोसिस होगी। भाई एक मदर सेल से बनाना है और पूरा कंप्लीट पॉलन ग्रेन बनाना है, तो एक मियोसिस दो माइटोसिस, ये पहला। भाई जब एक मियोसिस हुई तो पॉलन ग्रेन बना। दो माइटोसिस क्यों? एक बार होगी तो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनेगी, दूसरी बार होगी तो जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन। ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द लिस्ट गिवन बिलो, हैप्लॉइड पूछ रहा है, ये 2n होगा, जनरेटिव सेल n होगा, पॉलन ग्रेन n होता है, माइक्रोस्पोर n होता है, कनेक्टिव 2n होता है, तो 3 हो गया, 1 2 3, 3 हो गया। हाउ मैनी म्यूटिक डिवीजन नेसेसरी फॉर प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, तो देखो 100 पॉलन ग्रेन के लिए 4 बनते हैं, 25 होना चाहिए, लेकिन अगर एग बोल देता तो 100। ये बताइए इनकरेक्ट मैच पेयर विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ पोलाइडी। हाँ, पॉलन ग्रेन नहीं, स्पोरोजिनस टिश्यू 2n, गैबिट n होता है, पॉलन ग्रेन मदर सेल 2n होता है, ट्यूब सेल n होगी, ट्यूब सेल n होती है क्योंकि पॉलन ग्रेन का पार्ट है। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब रॉन्ग पूछा गया है। पहला तो सही है, एंथर इज द यूनिट ऑफ एंडोसियम, ये भी सही है। 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन 2 होता है, सही है। पॉलन ग्रेन आर न्यूट्रिएंट रिच, दे आर यूज्ड इन द टैबलेट और सिरप। पूछा है नॉट करेक्ट, एंथर नहीं होता, स्टेमन, एंथर नहीं होता, स्टेमन होता है, गलत हो गया। सेकंड, ये बताइए फॉसिल होने के लिए क्या जरूरी है? स्पोरोपोलिन का फॉसिलाइज होने में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? क्योंकि पहला सही है, थर्ड सही है और चौथा सही है और पांचवा भी सही है। नहीं, पांचवा गलत है, कैन बी डिग्रेडेड बोला है जबकि नॉट डिग्रेडेड, तो पहला, तीसरा और चौथा यानी 3 सही हुए। ये सेकंड हो जाएगा। रेजिस्टेंस डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स इन द प्रोसेस ऑफ पॉलन डेवलपमेंट एंजियोस्पर्म, व्हाट इज द फेट ऑफ जनरेटिव सेल इन स्पीसीज वेयर पॉलन ग्रेन्स आर सेड इन 3 सेल्ड स्टेज? क्या सही होगा?
जनरेटिव सेल एक माइटोसिस करेगा, 2 मेल गैमेट बना लेगा। आंसर हो जाएगा सेकंड। ये बताइए ए क्या है? ए सिमेट्रिकल स्पिंडल क्या होगा? ए सिमेट्रिकल स्पिंडल। और बी और सी क्या? बी है वेजिटेटिव सेल, जी है जनरेटिव सेल। कौन सा मैच कर रहा है? थर्ड ऑप्शन। तो ये हो जाए, इनर बोला है तो थिन, और नहीं ये पैक्टोसेलोजिक हो जाएगा। इनर थिन होता है और पैक्टोसेलोजिक होता है, तो फोर्थ हो जाएगा। ये नॉट ट्रू। कौन सा सही है? जो सही नहीं है। सेकंड, इंटाइन में जर्मपोर कहां होता है? एक्साइन में होता है। इनकरेक्ट मैच। पहला सही है, स्पोरोपोलिन एक्साइन ऑर्नामेंटल बनाता है, सही है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर बनेगा। इंटाइन पॉलन फॉसिलाइजेशन से संबंधित नहीं है, एक्साइन था, तो फोर्थ इज रॉन्ग। ये पार्थिनियम से क्या होता था? अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। कुछ अनाज में जैसे राइस में और व्हीट में पॉलन ग्रेन लूज वाइबिलिटी विद इन द, तो 30 मिनट और मंथ्स, डी वाला। ये व्हीट एंड राइस, थर्ड। ये बताइए बताइए क्या होगा? विच टेक्निक इज एनालोगस टू कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग पॉलन ग्रेन इन फ्यूचर टू द क्रूप? एनालोगस बोला है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एनालोगस यानी उसकी तरह होता है, जिस प्रकार एनिमल में आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है, इंसेमिनेशन होता है, ठीक उसी तरह से प्लांट में क्या होता है? वो पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा पहला। तो ये मैंने आज के टॉपिक के आपको पूरे करा दिए, बाकी नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे।